जैसा कि खुद वहाँ के रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारी बदनसीबी है कि 30 साल तक ब्रिटेन, अमेरिका ने हमारे यहाँ टेररिस्ट कैंप चलाए। तो टेररिस्ट कैंप चलाए आपकी ज़मीन पर किसकी परमिशन से? उसके बदले में आपको वो क्या दे रहे थे? तो ये चीज़ क्लियर है ना कि वो आपको कुछ दे रहे थे, तभी वो टेररिस्ट कैंप चल रहे थे और वहीं से टेररिस्ट निकाल के कहीं पे भी हमला करवाया जाता था। जी मुमताज़ भाई, आपको, फिरोज़ साहब को, आपके सभी सामाईन को हमारा सलाम। देखिए, अभी जब पाकिस्तान की बात आई है तो हम शुरुआत पाकिस्तान से ही कर देते हैं। पाकिस्तान का अपना एक इतिहास रहा है कि पाकिस्तान का जो पूर्व प्रधानमंत्री होता है, या तो वो जेल में होता है या विदेश में होता है या फिर ऊपर होता है, ठीक है? 3 जगह होती हैं, या विदेश में रहेगा अपोज़िशन का जो रहेगा पूर्व प्रधानमंत्री, या फिर जेल में होगा, या फिर ऊपर चले जाएगा, उसको ऊपर भिजवा देंगे। ये वहाँ का इतिहास रहा है। आप बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में थीं, अपोज़िशन में थीं, मार दी गईं। उससे पहले आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा होगा, उनको फांसी लगा दी, फांसी दे दी गई। तो कई पाकिस्तान का इतिहास ही खून के धब्बों से भरा हुआ है। अच्छा, रही बात इनकी, और इनकी आप अस्तित्व की बात अगर आप करेंगे, तो जिस मुल्क में दूसरा मुल्क अपना आतंकी अड्डा का संचालन करे, जैसा कि खुद वहाँ के रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारी बदनसीबी है कि 30 साल तक ब्रिटेन, अमेरिका ने हमारे यहाँ टेररिस्ट कैंप चलाए। तो टेररिस्ट कैंप चलाए आपकी ज़मीन पर किसकी परमिशन से? उसके बदले में आपको वो क्या दे रहे थे? तो ये चीज़ क्लियर है ना कि वो आपको कुछ दे रहे थे, तभी वो टेररिस्ट कैंप चल रहे थे और वहीं से टेररिस्ट निकाल के कहीं पे भी हमला करवाया जाता था। अब बदनाम मुसलमान होता था, उसकी कीमत आप लेते थे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान अगर बदनाम हुआ है पूरी दुनिया में, उसकी इमेज खराब है, तो उसके पीछे सऊदी अरबिया और कतर ही है, पाकिस्तान भी है। कम से कम एशिया महाद्वीप में तो, पूर्व एशिया में तो पाकिस्तान है ही है। इससे हम लोगों को हटना नहीं चाहिए इस प्लेटफ़ॉर्म से। जो हरकतें की है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से इंडिया का, भारत का मुसलमान भी संदेह के घेरे में रहा है। उसकी भी छवि खराब हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई। अब हम आते हैं ईरान और मिडल ईस्ट पे। देखिए, पाकिस्तान हो चाहे टर्की हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, ये कोई ईरान के सगे नहीं हैं। चलिए यूएई, यहाँ तक बात आ रही है यूएई की, बहरैन की, कुवैत की, ये खुले दुश्मन हैं ईरान के, ठीक है। तो बाकी सऊदी अरबिया क्या दोस्त है? वो छुपा दुश्मन है, वो खुल के लड़ना नहीं चाहता। सऊदी अरबिया लड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके पास लड़ने की ना टेक्निक है ना फौज है, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहता। आप शुरू से बोल रहे थे कि देखिए इसमें सहमति है, इसमें सहमति है, वरना इन्होंने अटैक नहीं किया। अरे इनकी हैसियत ही क्या है? ज्योग्राफिकल एरिया सऊदी अरब का सारे अरब देशों से बड़ा है, ये हम मानते हैं, लेकिन इनके अंदर लड़ने की सलाहियत नहीं है। अभी हुतीज मार रहे हैं उनको, हुतीज ने बड़े-बड़े हमले किए। क्या सऊदी अरब ने जवाब दिया? वो तो यमन की ऑफिशियल फ़ोर्स को सपोर्ट कर रहा है, लड़ो। और जो आपने देखा है कि इस्लामिक नाटो बन रहा है, अरे ये इस्लामिक नाटो नहीं है, ये प्रॉक्सी बनाया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रम्प के इशारे पे हो रहा है। हम आपको इसको क्लियर भी कर दे रहे हैं कि होर्मुज़ पे तो कंट्रोल है ईरान का, वहाँ पर तो वो हार गया। होर्मुज़ पे तो हार गया अमेरिका, ईरान का कंट्रोल है। अब जो ईरान ने धमकी दिया बाब-एल मंदब बंद करने की, और हूथी ऐसा कर चुके हैं, तो अमेरिका हूथी से लड़ना नहीं चाहता है। हूथीज़ के लिए इन्होंने इनका अलाय बनाया। पाकिस्तान को क्या चाहिए? भाड़े के गुंडे देने हैं, उनकी आर्मी गुंडा ही है। वो अपने आर्मी दे रहे हैं सऊदी अरब को, उनसे पैसा ले रहे हैं। अब हूथी जब वहाँ पर अटैक करेगा, ब्लॉक कर देगा, तो ये बचाने आएँगे, हूथी को ये मारेंगे, खुद भी मरेंगे। टर्की है,
वो अपने नेवल खड़ा कर देगा, टर्की अपना नेवल खड़ा कर देगा। तो इनका अलायंस जो बना हुआ है, वो पूरी तरीके से बाबल मंदब बंद ना हो पाए, इसके लिए बना हुआ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अगर बाबल मंदब बंद हो गया, तो पूरे यूरोप में और अमेरिका में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फ्यूल की, गैस की, जो कि आपका स्वेज कनाल के रास्ते से निकल जाता है सऊदी अरबिया से। यूएई वगैरह की, यूएई की एक पाइपलाइन है, जो वाया सऊदी अरब निकलती है, ये लाल सागर की तरफ। वो वहाँ से, मतलब वो क्वांटिटी में तो नहीं निकल सकता, उतना तेल नहीं निकाल सकते वो, उतने टैंकर वो नहीं भेज सकते एक दिन में, जैसे एक दिन में 15-20 टैंकर वो भर के सप्लाई करते थे पर डे की एवरेज से। तो अब वो गिनती के 3-4 टैंकर हो गए उनके। तो इन्होंने जो अमेरिका ने पॉलिसी बनाई थी, वो यही बनाई थी कि बाब-एल मंदब बंद ना हो, उसके लिए उन्होंने इनका अलायंस बनवाया। देखिए, इनके अलायंस को सपोर्ट भी किया अमेरिका ने। क्यों सपोर्ट किया? इज़राइल विरोध कर रहा है तो अमेरिका सपोर्ट क्यों कर रहा है? लेकिन सपोर्ट किया अमेरिका ने उसका, क्योंकि अमेरिका के इशारे पे है कि बाब-एल मंदब खुला रहे, हूती बंद ना कर पाएँ, क्योंकि होर्मुज़ से कंट्रोल खो दिया है। और जो इन्होंने बंदिशें लगाई हैं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बताऊँ एक बात आपको, अभी तक तो ये हुआ कि आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे और ज़बरदस्त लगेंगे, ठीक है। कल को हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप कह दें कि सारे प्रतिबंध ईरान से हम हटा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है। वो कल को कह दें हम सारे प्रतिबंध हटा रहे हैं, उनको हम छूट दे रहे हैं, वो तेल बेचें, अपने यहाँ का विकास करें, अपने यहाँ का डेवलपमेंट करें वो। तो ये हमको भी लगता है कि यही एक अच्छा रास्ता है, यही एक बेहतरीन रास्ता है कि आप एक देश को, उसको स्वतंत्र तरीके से छोड़ दो, वो अपना अपने डेवलपमेंट में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाए, उसकी कोशिश करे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है? ये काम इज़राइल नहीं चाहता है। दिक्कत अमेरिका को नहीं है, दिक्कत सबसे ज़्यादा 2 ही 3 देश को है। एक इज़राइल है, दूसरा सऊदी अरबिया है और तीसरा आपका यूएई है। इनको ज़्यादा दिक्कत है कि ईरान जितना आगे बढ़ेगा हमारे लिए उतना खतरा रहेगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम स्पेस वॉर करेंगे, ईरान ने कहा ठीक है, हम भी अपनी स्पेस फ़ोर्स तैयार कर रहे हैं। तो ईरान को ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। उसके पास टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, बस प्रॉब्लम है उसके पास फाइनेंशियल। अगर वो मार्केट में अपना क्रूड ऑयल बेचेगा, उसके पास इनकम होगी, वो उस चीज़ को कर सकता है वो। लेकिन फिर भी आज जो अमेरिका के हालात हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को पीछे घसीट रहे हैं। मुमताज़ भाई, आपको पता है अमेरिका की क्या अर्थव्यवस्था है? जिसको कहते हैं 30.8 ट्रिलियन, 38.80 ट्रिलियन डॉलर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका की। और कौ उसके ऊपर कितना लोन है, कितना कर्ज़ा है? 40 ट्रिलियन डॉलर। मतलब जितनी आपकी अर्थव्यवस्था नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा आपके ऊपर कर्ज़ा है। ये कर्ज़ा क्यों हुआ आपके ऊपर? क्योंकि आपने अरब देशों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बुरी तरीके से पैसे खर्चे किए आपने, बुरी तरीके से खर्च किए पैसे आपने। आप हथियारों का ज़खीरा उठा के किसको दे रहे हो आप? आप दे रहे हो कुर्दों को, जाओ ईरान में तख्ता-पलट करो। आपने पैसा कहाँ खर्चा किया? लीबिया में खर्चा किया आपने, वहाँ आपने गृह युद्ध करवाया। आपने पैसा सीरिया में खर्चा किया। ये जो आतंकी संगठन है ना, इनको फंडिंग कौन करता है? अमेरिका करता है। ये जो जूलानी साहब हैं, सीरिया के राष्ट्रपति बने बैठे हुए हैं, ये क्या थे? ये कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले ये एक आतंकी थे। आईएस के नंबर 2 के थे। अबू बकर अल-बगदादी इराक देखता था, ये सीरिया देखते थे। इनका पूरा फ़ोकस था सीरिया से बशर अल असद को हटाया जाए और
उस पर कंट्रोल किया जाए और पूरी तरीके से अमेरिका के हैंडओवर की जाए वहाँ की सारी गैस नेचुरल रिसोर्सेज को, वो चाहे गैस हो, क्रूड ऑयल हो, सब पे कंट्रोल अमेरिका का हो जाए। अमेरिका भी यही चाहता था। दुनिया को दिखाने के लिए उसके ऊपर $10 मिलियन का अमेरिका ने इनाम रखा था। ये टेररिस्ट है और टेररिस्ट का साफा उतार करके सीधा टाई कोट पहना के लाके बैठा दिया उसको अमेरिका ने। और ताज्जुब ये है कि उसके बाद भी इस दुनिया की आवाम नहीं समझ पा रही है अमेरिका को और अमेरिका की पॉलिसी को, क्योंकि आवाम को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि सीरिया का राष्ट्रपति कौन है? बता देंगे जूलानी, या अब तो उनका नाम चेंज करके बहुत प्यारा नाम रख दिया अपना उन्होंने। که تعهدات शराब का آمریکا در जी, अबू शराब नाम है उनका। तो ये चीज़ें, ये हरकतें करके अपने आप को कर्ज़दार करता चला गया, कर्ज़दार यूक्रेन को रशिया से लड़ा रहा है, यूक्रेन को हथियार और पैसा दे रहा है, कर्ज़दार हो रहा है। इज़राइल से गाज़ा में हमला करवा रहा है, फ़िलिस्तीन को ख़त्म करवा रहा है, पैसे पे पैसा दिए जा रहा है उसको, बारूद दिए जा रहा है, पैसा दिए जा रहा है। यही सब कर्ज़ा है। कल को अगर विश्व बैंक इनसे पैसा निकालने की कोशिश कर ले या ये आधा कर्ज़ा भी देने पे आ जाए, तो मुमताज़ भाई डॉलर की अर्थव्यवस्था रुपए से नीचे गिर जाएगी। डॉलर की जो वैल्यू है वो रुपए से नीचे गिर जाएगी। तो आप खुद देख रहे हैं इनके लड़खड़ाते कदमों को, इनके स्टेटमेंट को, कि जिस तरीके से 40-40 मिलियन डॉलर और ट्रिलियन डॉलर का कर्जा इनके ऊपर आ गया है। और ऐसा नहीं है कि विश्व बैंक इनसे ये नहीं कहता कि कुछ थोड़ा-थोड़ा करके आप जमा करो, 1-1 ट्रिलियन डॉलर करके आप जमा करो। ये जमा करने की कंडीशन में है ही नहीं। ये जो दुनिया में टैरिफ ठोक रहे हैं, टैरिफ ठोकने की रीज़न क्या है? टैरिफ ठोकने की वजह क्या है? सिर्फ़ यही वजह है कि हमारी थोड़ी इकोनॉमी बढ़ती रहे। उन्होंने क्यों कब्ज़ा किया वेनेज़ुएला का तेल? ताकि हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी मज़बूत हो। उनकी नज़र हुर्मुज़ पे क्यों है? ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मज़बूत हो। अब देखिए ईरान ने जो अटैक किया था, आपके बहरैन के जो रिसोर्सेज़ थे, क्योंकि बहरैन ने फुल फ्लैश अपना पूरा दे दिया, जाओ हमला करो। कतर ने दे दिया, जाओ हमला, कुवैत ने दे दिया, हमला करो। तो इन्होंने जो हमला किया, उनके रिसोर्सेज़ पे, उनकी फैसिलिटीज़ पे, उसका असर ये हुआ कि तेल की सप्लाई कम हो गई, गैस की सप्लाई कम हो गई। जब सप्लाई कम होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है पेमेंट कम होगा। जब पेमेंट कम होगा, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प सोच तो रहे हैं कि हम पूरी तरीके से ओपन कर दें, ताकि ट्रांज़ैक्शन डॉलर में होता रहे, ट्रांज़ैक्शन डॉलर में होता रहे और हमारी इनकम बढ़ती रहे। क्योंकि जब आप चेंज ऑफ करेंसी पे जाते हैं, तो 2% लेता है ये। अगर हम किसी को डॉलर में पेमेंट करेंगे, तो हम पहले रुपए से डॉलर को कन्वर्ट करेंगे, उसका हम 2% देंगे। फिर जब अरब देश उस डॉलर से अपने करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, 2% वो दे देंगे। फ्री का 4% मिल गया इसको, कुछ किया नहीं। प्लस वहाँ की जो आपकी ऑयल रिसोर्सेज़ हैं, वहाँ पर इन्हीं की यहाँ एक कंपनी काम कर रही है। मैक्सिमम जगहों पर अमेरिकन कंपनियाँ हैं, वहाँ पर, जबकि कोरियन कंपनी भी कहीं भी काम कर रही है, जापानीज़ भी कहीं काम कर रही है कंपनी, प्लस आपका ब्रिटिश कंपनियाँ भी काम कर रही हैं, फ्रांसीसी कंपनियाँ भी काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा होल्ड जो है, वो अमेरिका ने बना के रखा हुआ है। तो जब वहाँ से आउटपुट नहीं होगा, तो इनके लिए लॉस तो होगा। कोई इनको समझा देगा अगर डोनाल्ड ट्रम्प को कि देखिए हमारे पास पर डे पहले इतनी इनकम होती थी और जब से आपने वहाँ पर ब्लॉकेज कर दिया, वॉर कर दी, कि कितना तेज़ हमारा ग्राफ गिर गया है। अगर आप उसको एक बार छोड़ देंगे, एक बार खोल देंगे, तो उससे हमारी फिर इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो मुमताज़ भाई उस कंडीशन में डोनाल्ड ट्रम्प इस तरह की चीज़ों को, स्टेटमेंट को दे सकते हैं कि ठीक है, ईरान अपना जाए, खाए, कमाए,
लेकिन न्यूक्लियर न बनाए, न्यूक्लियर के लिए हमको रिटर्न में दे। आप रिटर्न में मांग भी नहीं रहे हो उससे। वो कह रहा है कि हम बना नहीं रहे हैं, हमको बम की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हो नहीं तुम बना रहे हो। जो चीज जैसे जेडी वेंस ने कहा था, जेडी वेंस का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये कहा था कि हमने $80 बिलियन की कीमत चुकाई है ईरान को न्यूक्लियर बम से रोकने के लिए। शेर तो साहब, बराक मैं ओबा मैं मैं यहाँ पे कता कलाम कर रहा हूँ, नहीं तो बात निकल जाएगी। ये आप सही कह रहे हैं, ये एक अच्छा रास्ता, आप अच्छा मशवरा आपका है, और ये सही दिख रहा है। लेकिन एक तो आपने जो बात कही थी इसराइल वाली, वो बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही कि भाई एक इसराइल है जो नहीं चाहता। फिर आपने सऊदी अरब, नहीं, सऊदी अरब का मसला दूसरा है। देखिए, अगर अमेरिका ईरान को कह देता है ठीक है कमाओ खाओ और हमें भी कुछ दो, ठीक है, तो जो डर दिखा करके अरबों से गुंडा टैक्स लेता है उसका क्या होगा? ये जो वसूली होती है ये रह जाएगी ना। ये जो शिया सुन्नी करके भाई ये असलहे क्यों बेचेंगे? ये बताइए, इनको खतरा किससे है? कह रहा है मुस्लिम नाटो बन रहा है। हा? अरे भाई, तुम जब गुलामी अख्तियार किए हुए तुम्हें खतरा किससे है ये तो बताओ। कौन तुम्हें मारने आ रहा है? तुम चाइना के गुलाम, तुम सऊदी अरब के चमचा, तुम अमेरिका के गुलाम, अब कह रहे हो मुस्लिम नाटो बना रहे, किस लिए बना रहे हो? अच्छा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम एक सिटकिनी मार सको इजराइल को? मुस्लिम नाटो बन रहा है। पाकिस्तान कह रहा है टर्की पे अगर किया तो मैं न्यूक्लियर से। आप बताइए, आप मतलब टर्की इंपॉर्टेंट है, जहां बैतुल मुकद्दस है वो इंपॉर्टेंट नहीं इनके लिए। ये ये शर्म से डूब के मर क्यों नहीं जाते? मुझे लग रहा है मरने के लिए और कुछ चाहिए क्या इनको? मरते भी नहीं है। और हम मुसलमान हिंदुस्तान के इनके सालों के चक्कर में कि ये साले इस्लामी है। बताओ, कह रहे इस्लामिक नाटो। और ये मैं बता रहा हूं, ये वर्ल्ड गोदी मीडिया का प्रोपगंडा है इस्लामिक नाटो। पहले ये इस्लामिक है कि नहीं, तब तो इस्लामिक नाटो बनेगा। पहले तो ये देखो ये इस्लामिक है कि नहीं है। मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं, लेकिन जब प्रोपगंडा होता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। तो अमेरिका देखिए जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा करना चाहता है, यहां से पैसे वसूलना चाहता है, अपना कर्ज कम करना चाहता है, तो वो मुमकिन है। और एक अभी खबर में पढ़ रहा था, और ये ईरान आर्मी पे चल रही है खबर, हसन रिजवी साहब, अभी इसकी और कहीं तस्दीक नहीं हुई कि तुर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। कहा नेतन्याहू कहीं भी जाए अरेस्ट किया जाएगा, कहीं भी जाए अरेस्ट किया जाएगा। ये क्या लग रहा है आपको? अपनी बात मुकम्मल कर लें राशिद साहब, और इसके साथ फिर मैं फिरोज बख्श साहब पर। नहीं, हमने आपसे शुरू में कहा था कि ये जो नाटो बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बाबल मंडप के लिए बना रहे हैं। ये आप मान के चलो, और ये आज नहीं कल आपको इस बात का मतलब समझ में आएगा कि इन्होंने नाटो बनाया क्यों है। अरे आज नाटो बना करके पहले रोक तो लो इसराइल को। अगर आप में इतना दमखम है, आप रोक तो नहीं रहे हो। और रही बात हमने जो आपसे कहा था ईरान और सऊदी अरबिया की बात, तो मुमताज भाई इस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको आने वाले 2-3 सालों में इन बातों का मतलब समझ में आएगा कि सऊदी अरबिया ईरान को बढ़ने क्यों नहीं देना चाहता। सऊदी अरबिया डरता है ईरान से। वो जानता है कि इनके पास लड़ाके हैं, जियाले हैं, इनको शहादत से डर नहीं है। हम लोग तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे कदमों में पड़े हुए हैं, तलवे चाट रहे हैं अमेरिका और इसराइल के, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और उनको तो अपनी जान की फिक्र ही नहीं है, तो हम उनसे क्या लड़ पाएंगे, क्या जीत पाएंगे? हूती से कहाँ लड़ पा रहा है सऊदी अरबिया? एक अटैक किया था अमेरिका के साथ उसने इराक पे, एक अटैक किया था, दोबारा तो नहीं किया ना अटैक उसने। वो सिर्फ दिखाने के लिए अपना प्रेशर कि देखो हम कर सकते हैं। तो आप हूतियों पे कर दो ना एक बार। आप क्यों करवा रहे हो यमन की ऑफिशियल फोर्सेस से? आप अपनी सेना भेजो, पाकिस्तान अपनी सेना भेजे, क्यों नहीं भेज रहे हैं आप लोग? तो ये सब में तीनों देशों में एक सिमिलरिटी है, ये हमने 4-5 दिन पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे कही थी। इन तीनों देशों में एक ही सिमिलरिटी है
एक चीज कॉमन है कि तीनों अमेरिका के पिट्ठू हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, वो चाहे टर्की हो, और वो चाहे सऊदी अरबिया हो, तीनों पिट्ठू हैं। अभी एक सिग्नल बांग्लादेश ने भी दिया है कि हम भी आ रहे हैं। अब बांग्लादेश का भी सिग्नल देना कि हम भी आ रहे हैं, ये भारतीय मीडिया के लिए एक बेहतरीन मसाला मिल गया। ये सारे मुसलमान देश एक हो जाएंगे। अब मोदी जी को उनसे निपटने के लिए ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ की गोदी मीडिया भी चलाएगी इसको। जबकि जो पहले वाली सरकार थी बांग्लादेश की, वो चाइना के थ्रू गवर्न होती थी। जो ये वाली गवर्नमेंट है, ये अमेरिका के थ्रू गवर्न होगी। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने सिग्नल दिया होगा, तुम भी आके ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को पसंद करता है या नरेंद्र मोदी को पसंद करता है। डोनाल्ड ट्रंप वो पसंद नहीं करता है। वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भिखमंगे शहबाज शरीफ को इज्जत देता था, नाम लेता था, वो थर्ड से अटेंशन में खड़े हो जाते थे फौरन। जैसे मालिक ने हुक्म दिया, गुलाम खड़ा हो गया, वो खड़े हो जाते थे। वो नाम क्यों लेता था बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर? वो तारीफ क्यों करता था बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से शहबाज शरीफ की? सिर्फ इंडिया को जलाने के लिए, सिर्फ इंडिया को जलाने के लिए, नरेंद्र मोदी को नीचे दिखाने के लिए। बार बार उसने कहा है, 100 बार कहा उसने इस बात को कि सीज फायर मैंने करवाया। मैंने कह दिया था कि हम तुम्हारे साथ तुम पे हम टैरिफ लगाएंगे अगर तुमने सीज फायर नहीं किया। तो क्या हुआ? सीज फायर करने के बाद भी उसने टैरिफ लगा दिया। इसी चीज को तो ईरान इंडिकेट करता है बार बार। खामनेई साहब ने कहा था कि अमेरिका अपने दुश्मनों के लिए उतना खतरनाक नहीं है, इतना दोस्तों के लिए है। और अमेरिका की दोस्ती दो तरीके की होती है मुमताज भाई, अगर आपने ध्यान दिया होगा। अमेरिका उनसे दोस्ती निभाता है जिनसे वो खुद लपटता है जाके। जो अमेरिका से जाके लपटता है उसका इस्तेमाल करता है अमेरिका। जैसे शहबाज शरीफ हैं, ये लपटते हैं जाके, इसलिए इनका इस्तेमाल होता है। ये अरब देश जाके लपटते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल होता है। अब वो किससे लपटेगा जाकर के? वो लपट जाके जाके ब्रिटेन से, वो लपट एक जाएगा साथ और जाके लपटते जर्मनी हैं, से। लेकिन आप बता नहीं रहे हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, नहीं बता रहे हो तो नहीं कोई तो बात बाकी एक अंडरस्टूड है ना। 4 हम बता रहे हैं, एक आप सोच लो। हाँ भैया, आप लोग भी तो क्विज कंपटीशन बहुत खेलते हो। फिल इन द ब्लैंक 4 हमने भर दिया, क्या भर देना अपना, क्या करना है? तो खैर, हमने जो बात आपके सामने रखी है, अब जैसे अ, चाइना है, वो अमेरिका को समझता है। तो अब आप देखिए कि चाइना को ऑफर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओथ सेरेमनी में, वो नहीं गया। उसके बाद भी उसने विजिट नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप को विजिट करना पड़ा चाइना के लिए, क्योंकि चाइना यूरोप देशों से नजदीक हो रहा था और उसने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। ऐसा नहीं है। चाइना का अक्लमंदी क्या है देखिए, चाइना ने पूरी दुनिया को अपना मार्केट बनाया है। कोई एक देश से अगर उसका कुछ बिगड़ता है तो उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया है, हम मैक्सिमम बेस्ड हो गए अमेरिका पे। अमेरिका के साथ साथ हम मिडिल ईस्ट बेस्ड हो गए। अगर अमेरिका और मिडिल ईस्ट हमारे मार्ग को रोक देते हैं तो मुमताज भाई, हमारे यहाँ फैक्ट्री बंद होने लगेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज बढ़ेगा। शुरू में जब इन्होंने 100% टैरिफ लगाया था, तब भी हमने आपसे बात कही थी कि भारत को यूरोप का मार्केट पकड़ना है। यूरोप को मार्केट क्यों नहीं पकड़ते लोग? सभी लोग भारत का मार्केट को पकड़ना चाहते हैं, चाइना का मार्केट को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की बड़ी पॉपुलेशन है। यूरोप में छोटी छोटी पॉपुलेशन है। 1-1 करोड़ की कंट्री है, 80-80 लाख की कंट्री वहां पर। वहां की पॉपुलेशन 80 लाख है, 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ 80 लाख में आप कितना माल खपत करवाएंगे? तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा कंट्रीज को करना पड़ेगा। अगर हम 30 करोड़ की, 35 करोड़ के अमेरिका को छोड़ेंगे तो हमको 5-5 करोड़ पॉपुलेशन की 7 कंट्री पकड़नी पड़ेगी, तो हम वहां बैलेंस कर पाएंगे। तो जिस तरीके से वो हमको टैरिफ के नाम पे धमका रहा है, और किसी को धमका नहीं रहा है।
उसने पाकिस्तान पे इतना टैरिफ नहीं लगाया जितना इंडिया पे लगा दिया उसने। पाकिस्तान से दोस्ती निभा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत को बेइज्जत कर रहा है, और हमारे लोग समझते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर आऊंगा राशिद साहब आप पास। ये जुमला जो आपने दोहराया, यकीनन ये बात सही है और इसको हमने कई बार महसूस किया। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप, नहीं, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट की यही है कि वो, और लिहाजा इनसे बहुत ही मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज आपने जिस तरह का मशवरा दिया, बहुत ही दानिशवराना मशवरा है और बिल्कुल ये सच्ची है, बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है जो जो आपने कहा। और इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें। कुछ 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 जगहों पे हम ज़रूर इंडिकेशन देते हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों इतना खौफ आ जाता है। बहरहाल एक बड़ी खबर जयदीप सिंह बुंदेला साहब दिया और मैं फिरोज बख्श साहब पास आऊँगा। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अभी बताया कि इजराइल ने अमेरिका से निम्नलिखित यानी मुंदरजा झेल मुतालबात जो है वो रखे। नंबर 1, अगले 10 वर्षों तक अमेरिकी करदाताओं से 40 अरब डॉलर आधार राशि के रूप में दी जाए। नंबर 2, इजराइल को औपचारिक रूप से गोल्डन डोम में शामिल किया जाए, हमारे रक्षा औद्योगिक आधार पर विलय किया जाए। नंबर 3, लिंडसे ग्राहम की यादगार में एक सीमित इजरायली पारस्परिक रक्षा संधि की जाए। नंबर 4, इजराइल में अमेरिकी सेंटकॉम का एक मुख्यालय स्थापित किया जाए। इसके अलावा नंबर 5, यहाँ बताया एक नया नाटो जहाँ अमेरिका इजराइल की रक्षा में अरब देशों को संगठित हथियार बंद करे। अब इस पे गौर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया नाटो जहां अमेरिका इजराइल की रक्षा में अरब देशों को संगठित हथियार बंद करे। आप देखिएगा ऐसी संरक्षा फिरोज साहब सुनिएगा आप, संरक्षा सदस्यता इस शर्त पर होनी चाहिए कि अरब सदस्य इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आई है। बहरहाल ये मैंने बता दिया, बहुत सारी और चीज़ें हैं। फिरोज बख्श साहब, आपने राशिद रिजवी साहब को, मैं देख रहा था, बड़ा गौर से सुन रहे थे। मैं बस डायरेक्ट कमेंट चाहता हूँ ये तमाम चीज़ें, और जो राशिद साहब